अगले कुछ दिन जैंगी शूटिंग प्रैक्टिस करते हुए बिताता है। तभी उसे कॉल आता है। वो आंसर करने वाला होता है। तभी वो रियलाइज करता है कि ये कोई वॉइस कॉल नहीं है बल्कि एक रेगुलर फोन कॉल है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रिकल ग्रेड्स अपोकलिप्स से नहीं चल रहे हैं और जिन्हें वो जानता है वो सभी मर चुके हैं। तो वो इस अननोन नंबर के बारे में काफी क्यूरियस हो जाता है। जैंगी सोचता है अब तो मैं भगवान से भी नहीं डरता हूँ और कॉल कट करके नंबर ही ब्लॉक कर देता है। लेकिन फिर थोड़ी ही देर में उसे फिर से उसी नंबर से कॉल आता है। जैंगी सोचने लगता है पर मैंने तो इसे अभी ब्लॉक कर दिया था, तो फिर ये कैसे कॉल कर सकता है? शायद मैंने ठीक से ब्लॉक नहीं किया था। जैंगी फिर से उसे ब्लॉक कर देता है, लेकिन फिर उसे कॉल आता है। जैंगी बहुत घबरा जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्या ये कोई काला जादू है? तभी वो कॉल उठाता है। दूसरी तरफ से एक आदमी कहता है, जैंगी तुम मेरे कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? जैंगी बहुत घबराया हुआ था, लेकिन फिर वो खुद को शांत करता है कि ये जो कॉल कर रहा है ये कोई मामूली इंसान नहीं लग रहा है। कॉलर जैंगी के पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में बताने लगता है, उसका बर्थ डेट, उसके फैमिली मेंबर, उसके करंट लोकेशन और प्रीवियस वर्क प्लेस के बारे में भी। ये सब सुनकर जैंगी बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, आखिर तुम कौन हो? तुम मेरे बारे में ये सब कैसे जानते हो? दूसरे एंड से वो मोटा आदमी हंसते हुए कहता है, टेंशन मत लो, तुम्हारे पास जो सप्लाईज है वो मुझे दे दो और मैं तुम्हारा इन्फॉर्मेशन लीक नहीं करूंगा। जैंगी हंसने लगता है और कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें लगता है तुम मुझे ब्लैकमेल कर सकते हो? तुम्हें अगर ये इन्फॉर्मेशन लीक करना है तो कर दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो मोटा आदमी कहता है, क्या होगा अगर सबको पता चल जाए कि तुम्हारे पास वही सप्लाईज हैं जो साउथ सिटी वेयर हाउस से चोरी हुए थे? जैंगी बहुत गुस्सा हो जाता है और अनजान बनकर कहता है, तुम्हें लगता है मेरे पास वो सब है? और अगर ये सच भी है तो तुम पर भरोसा कौन करेगा? मैं वहाँ सुपरवाइजर था तो मैं ये कैसे कर पाता? फिर वो मोटा आदमी कहता है, मेरे साथ खेल मत खेलो, मैं लू फुंगा हूँ, इंटेलिजेंट क्लाउड ग्रुप से। ये सुनकर जैंगी समझ जाता है कि लू फुंगा डोमेस्टिक इन्फॉर्मेशन का टॉप गैंगस्टर हो सकता है। जैंगी ये भी समझ जाता है कि ऐसा आदमी उसका फोन तुरंत हैक कर सकता है। फिर जैंगी सोचता है, अगर ये मेरे फोन को हैक कर सकता है तो फिर घर पर जो सर्वर्स हैं उनका क्या ये उन्हें भी हैक कर चुका है? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि लू फुंगा ऐसी सिचुएशन में है जहां वो सिर्फ बेसिक ऑपरेशन ही कर सकता है, जैसे फोन को हैक करना। अगर उसने मेरे कंप्यूटर्स को हैक कर लिया होता तो इसे मुझे फोन करने की जरूरत नहीं पड़ती। तभी लू फुंगा कहता है, तो जैसा कि तुम दो लड़कियों को सपोर्ट कर रहे हो तो तुम मुझे भी कर सकते हो। तो अगर तुम मुझे जरूरत का खाना दे सकते हो तो मैं तुम्हारे सीक्रेट को बचा कर रख सकता हूँ और दूसरे हैकर से भी तुम्हें साइबर सिक्योरिटी भी दिला सकता हूँ। फिर जैंगी हंसते हुए कहता है, मिस्टर लू, मैं भले ही एक सुपरवाइजर का काम करता था लेकिन मेरे पास उतने अथॉरिटी नहीं थे। लू फुंगा कहता है, मेरे सामने तेज मत बनो, मैं काफी समय से तुम्हें देख रहा हूँ और समझ चुका हूँ कि तुम ही ने वो चोरी किए होंगे। मैं तुम्हारे फोन से सारा इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ। फिर जैंगी सोचता है, मुझे इस आदमी का कुछ करना होगा। जैंगी सच छुपा नहीं सकता तो वो कहता है, हाँ मेरे पास सप्लाईज हैं, लेकिन उतना नहीं जितना तुम सोच रहे हो। मेरे पास ज्यादा बड़ी जगह नहीं है, मैंने एक्सेस सप्लाईज बेच दिए थे। लू फुंगा कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे जो चाहिए वो चाहिए। अगर तुम मुझे वो नहीं दे सकते हो तो मैं ये इन्फॉर्मेशन लीक कर दूंगा और सुपर पावर वाले लोग तुम्हें टारगेट कर लेंगे, जिसका नतीजा तो तुम समझ ही सकते हो। जैंगी नर्वस हो जाता है कि ये ऐसे नहीं मानने वाला है और लू फुंगा से डील करने का डिसाइड कर लेता है। जैंगी कहता है, मैं तुम्हें कुछ सप्लाईज दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा सीक्रेट रखना होगा। लू फुंगा कहता है, चिंता मत करो, अभी सिर्फ मैं और तुम ही इसके बारे में जानते हैं। मुझे खाना, दारू, सॉक्स और अंडरवेयर चाहिए। उन्हें विला नंबर 302 में भेज दो और स्मार्ट बनने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, वरना मैं सारा इन्फॉर्मेशन लीक कर दूंगा और फिर तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। कॉल कटने के बाद जैंगी डिसाइड कर चुका था कि लू फुंगा को मरना होगा। वो लिविंग रूम में जाता है जहाँ जो बैठी हुई थी। जैंगी पानी पीता है और कहता है, जो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और बताता है कि हमारा लोकेशन डिस्कवर हो चुका है। वो जो को लू फुंगा के बारे में थोड़ा बहुत बता देता है कि उसे ये भी पता है कि मेरे पास सप्लाईज हैं और मुझे अब ब्लैकमेल कर रहा है। जू बहुत घबरा जाती है। वो थोड़ा सोचती है और कहती है, ऐसे लोग भले ही खतरनाक नहीं होते लेकिन इनके मोरल वैल्यूज गिरे हुए होते हैं और ये बहुत स्मार्ट होते हैं। जैंगी बहुत कंफ्यूज था कि वो क्या करे। वो इस आदमी को मारना चाह रहा था, लेकिन उसे ये भी लग रहा था कि इस आदमी के पास कोई बैकअप प्लान होगा, इसीलिए वो और घबरा रहा है। लेकिन बार बार ब्लैकमेल होने का सोचकर उसे और गुस्सा आ रहा है। तभी जो कहती है, अगर ये इन्फॉर्मेशन लीक होती है तो तुम्हारा खतरा बढ़ जाएगा, जिससे सब कुछ और खराब हो जाएगा। वो कुछ याद करती है कि करप्ट ऑफिसर्स ऐसे आदमियों को मरवा देते थे और एविडेंस अगले दिन रिलीज हो जाता था। जैंगी को भी ऐसे केसेस याद आते हैं कि ऐसे लोग दूसरा प्लान भी लेकर चलते हैं जो ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाता है अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो, इसीलिए उनके दुश्मन ज्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। जो कहती है, अगर हम अभी इसके बारे में कोई रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो अभी नहीं सोचते हैं, मैं तुम्हें रिलैक्स करने में हेल्प करती हूँ। पर जैंगी मूड में नहीं था। वो तब तक कुछ और नहीं सोच पाएगा जब तक वो ये मुसीबत खत्म नहीं करता। वो जानता था जितना लंबा ये होगा उतना डिसएडवांटेज में जैंगी हो जाएगा। तभी वहाँ यांगमी आ जाती है। जैंगी सोचता है ये अच्छा मौका है, सभी मिलकर बात करते हैं और कोई स्ट्रैटेजी बनाते हैं। पूरी कहानी सुनने के बाद यांगमी कहती है, ये सच में अच्छा नहीं है। रूमर्स फैलाना आसान होता है लेकिन उन्हें झूठ साबित करना और मुश्किल होता है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ऐसा होता रहता है। जैंगी एक्साइटेड हो जाता है और कहता है, तुमने रूमर्स कहा है ना? यांगमी बहुत कंफ्यूज हो जाती है। हाँ, किसी के बारे में इन्फॉर्मेशन फैलाना सही बात नहीं होती है, जो सेलिब्रिटीज के साथ होते रहता है।
वहीं जो कहती है जो भी हो, लेकिन लोग उन बातों पर भरोसा कर ही लेते हैं। जैंगी बहुत सोच में डूबा हुआ था और कहता है भले ही उसके पास मेरे सारे इन्फॉर्मेशन है, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं होगा। लेकिन अगर ये इन्फॉर्मेशन बाहर लीक हो गया तो मुझे बहुत परेशानी होगी। मैं उसे ऐसा करने से रोक नहीं सकता हूँ, लेकिन क्यों ना हम इसे और खराब कर दें और इसे र्यूमर की तरह ही ट्रीट करें। ये सुनकर जो और जांगमी दोनों ही क्यूरियस हो जाते हैं और एक साथ पूछते हैं तुम क्या करने वाले हो। जैंगी स्माइल करता है और तैयारी करने के लिए कंट्रोल रूम चला जाता है। वो लू फुंगा को कॉल करता है जो पूछता है क्या सामान तैयार है। जैंगी कहता है इतनी जल्दी क्या है, क्या तुम्हें लगता है मेरे पास बहुत सारा सप्लाई है? अगर तुम्हारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता तो मैं तुम्हें मार ही देता। ये सुनकर लू फुंगा हंसने लगता है तुम मुझे मारने की तो सोचना भी मत। अगर मैं मरा तो तुम्हारे सारे इन्फॉर्मेशन हेवनली सी सिटी के सभी लोगों के पास चला जाएगा, तो जरा संभल कर रहना। जैंगी का दिमाग काम करने लगता है और उसे एक आइडिया आता है। जैंगी उसे वेट करने कहता है कि मैं सामान लेकर आ रहा हूँ, वेट करो। जैंगी कॉल कट कर देता है और स्माइल करते हुए कंप्यूटर को देखता है। फिर वो कुछ पोस्ट करता है हेवनली सी सिटी लोगों के लिए। वॉलमार्ट वेयर हाउस चोरी का सीक्रेट। क्या वॉलमार्ट ने अपने आप से ही चोरी कर ली? क्या उन्होंने स्टॉक वापस कर लिए? उनके लाखों के सप्लाईज कहाँ गए? विटनेस के हिसाब से उस रात आर्म्ड फोर्सेस आए थे और पुलिस चुपचाप थी। जैंगी सोचता है रूमर्स को छुपाने का एक ही रास्ता है, उसे और भी झूठ के साथ ढक दो और ऐसे में सच क्या है और झूठ क्या है लोगों को पता भी नहीं चलेगा। और ऐसे में अगर लू फुंगा सच बता भी देता है तो उस पर कोई भरोसा ही नहीं करेगा। अब तक जैंगी ने सारे पोस्ट कर दिए थे, अब ये कामयाब होगा या नहीं लक पर डिपेंड करता है, लेकिन लू फुंगा को मरना ही होगा। जैंगी फुंगा के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए सप्लाईज उसके गेट के सामने पहुंचा देता है और पास में ही एक पाइन ट्री के पीछे छुप जाता है और स्नाइपर निकालकर एम लगाए हुए था और उसे शूट करने का प्लान करता है। सब कुछ सेट करने के बाद लू फुंगा को वो मैसेज करके बताता है और फिर नजर रखे हुए था और उसका वेट कर रहा था, लेकिन टाइम पार होने लगा और वहाँ कोई आया ही नहीं। जैंगी समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। क्या उसे मैसेज नहीं मिला? जैंगी फोन निकालता है पर रुक जाता है कि फिर उसे पता चल जाएगा कि मुझे कैसे पता उसने सप्लाईज अब तक नहीं लिया है, जिससे लू फुंगा को और शक हो जाएगा कि मैं पास ही उसे देख रहा हूँ। जैंगी सांस लेता है और डिसाइड करता है कि वो और वेट करेगा। उसे सप्लाईज चाहिए तो वो बाहर जरूर आएगा। जैंगी नजर जमाए हुए था और शिकार का वेट कर रहा था। 15 मिनट बाद विला 302 का गेट धीरे धीरे खुलने लगता है और एक शॉटगन का बैरल दिखता है और फिर लू फुंगा बाहर आता है कि बाहर कोई खतरा नहीं है। फुंगा बहुत खुश था कि उसे सप्लाईज मिल गए और उसका प्लान फेल नहीं हुआ। फुंगा बैग लेने जाता है तभी एक गन फायर होता है और फुंगा को हेडशॉट मिल चुका था। फुंगा दरवाजे से टकराते हुए जमीन पर गिर जाता है। जैंगी देखता है कि उसका एम सही था और वो तुरंत विला 302 जाता है। वहाँ पहुंचकर वो फुंगा को और भी गोली मारता है कि साले तूने क्या सोचा था, तू मुझे ब्लैकमेल करेगा और बच जाएगा। जिसके बाद जैंगी फुंगा के कंप्यूटर्स को ढूंढता है और उसे डिस्ट्रॉय करने का सोचता है, पर फिर रुक जाता है कि इसके कंप्यूटर में कीमती इंफॉर्मेशन होगा। जैंगी को आइडिया आता है और वो कंप्यूटर को अपने डायमेंशन में रख लेता है, ये सोचकर कि शायद ऐसे में कोई इन्फॉर्मेशन बाहर ना आए। अब जैंगी यही बेस्ट कर सकता था कि मैंने उसे मार दिया, अब अगर उसके फैमिली मेंबर आएंगे तो मैं उन्हें भी मार दूंगा। आखिर अब ये सब खत्म हुआ। अब मैं घर जाऊंगा और आराम से अपने गर्लफ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करूंगा और ऑनलाइन फॉल्स इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा। अब इन्फॉर्मेशन भले ही लीक हो जाए, जैंगी दूसरों को फ्रेम करने के लिए तैयार था। उसका गोल था कि वो बस अपने नाम से सबको दूर रखेगा। जैंगी कंट्रोल रूम से बाहर आता है। जो उससे पूछती है वो किस काम में बिजी था। मैंने तुम्हारे लिए सूप बनाया है। जैंगी वो खाने चला जाता है। दोनों लड़के उसके अगल बगल बैठ जाते हैं।